अब हम लोग कंसीडर करेंगे सेल्फ वेट की वजह से अगर आप इलांगेशन की बात करोगे तो सेल्फ वेट की वजह से बेटा जो इलांगेशन होगा सपोज दैट डेल्टा एल आपका इलांगेट हो रहा है, ये सेल्फ वेट की वजह से, ठीक। इसके सेल्फ वेट की वजह से जो इलांगेशन है जिसका जो वेट काम करता है बेटा कहाँ पे, बॉटम पे करेगा, टॉप पे करेगा या सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर करते हैं हम लोग। याद रखेंगे जब वायर के वेट की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग उसको कंसीडर करते हैं कि वेट हमारा सेंटर ऑफ मास पे काम करता है। यहाँ पे किसी भी सिस्टम का अगर हम लोग यूनिफॉर्म आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उस कंडीशन में जब हम लोग लेते हैं क्या उसका वेट कहाँ पे होगा तो उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर किया जाता है। तो सेंटर ऑफ मास हमारा कहाँ है, बीच में एल के यानी L/2 पे होगा। कितने पे होगा बेटा, L/2 पे आपका लाई करेंगे, ये एक पॉइंट है। तो वेट आपका जो mg होगा ना वो L पे, यहाँ एंड पे नहीं, L/2 पे आप कंसीडर करेंगे, उसकी वजह से इलांगेशन लेंगे। तो जब आप निकालेंगे इलांगेशन, जैसे पीछे हम लोगों ने निकाला था y = f, y की वैल्यू f/a/डेल्टा L/L लेते थे ना, तो यहाँ डेल्टा L/L क्या L/2 ले लेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि इसका वेट जो होगा कहाँ पे लाई करेगा, ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। किसकी पोजीशन में, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, तो वहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इसको शिफ्ट करेंगे तो F × L/2 अपान A × डेल्टा L, ठीक। इसको बाई 2 को नीचे का लेंगे तो F × L/2 A × डेल्टा L इक्वल टू हो गया क्या, y। हमें डेल्टा L चाहिए बेटा, तो डेल्टा L इक्वल टू होगा F × L/2 A × n मॉडल्स। ये रिलेशन बनेगा इट्स ओन वेट की वजह से। अगर सिर्फ उसके वेट की वजह से हम लोग काउंट करेंगे तो वहाँ पे इलांगेशन जो आपका आएगा उसकी वैल्यू f कितना हो गया, f, और f की जगह पे आप ले लेंगे उसका वेट है mg, f की जगह क्या ले लेंगे आप, mg। इसका जो वेट है यही आपका f का काम करेगा, तो यही बराबर आप लिख लेंगे इक्वल टू mg × स्मॉल l एरिया टोटल है अपान 2a × ए एरिया क्रॉस सेक्शन है बेटा, स्मॉल l लेंथ है और डेल्टा l चेंज इन लेंथ है, यानी उसी को आप इलांगेशन कह रहे हैं। जब वेट की वजह से उसकी लेंथ में इलांगेशन हो रहा है उसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। क्या बेटा, उसमें रिलेशन दूसरा मॉडल आ रहा है, किस में क्या रिलेशन, इसमें रिलेशन उसका हिस्से का रिलेशन यहाँ पे L/2 से नहीं किए, यहाँ पे L से किए। नहीं तो वहाँ पे यल हम लोग फोर्स लगाते थे ना, तो फोर्स कहाँ पे लगाते थे, बॉटम पे अप्लाई करते थे तो पूरा लेंथ लेते थे। यहाँ इसका जो वेट काम करेगा कहाँ पे काम करेगा, सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, तो इसलिए उसको L/2। मतलब सिर्फ अगर इसमें नेट देखें तो ये प्लस जो ये वाला बनाया गया दोनों मिलके लगता है। जब हम लोग इसको मासलेस लेते हैं तब फोर्स कहाँ अप्लाई करते थे, नीचे। जब मासलेस लेते हैं तो ये लगता है, हाँ मासलेस लेंगे तो ऊपर वाला रहेगा, और जब मास इसका लेंगे, रॉड का अपना मास कंसीडर कर रहे हैं, उसका अपना वेट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये वाला है। लेकिन अगर रॉड का और अपना खुद का लेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों इंडिविजुअल कंडीशन में अलग अलग एक साथ नहीं ले सकते। नहीं एक साथ नहीं लेगा, ठीक हो गया बेटा। ये केस आपका होगा, इसकी वजह से आपका इलांगेशन जब लेंगे तो यहाँ से डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक। जल्दी कर लीजिए, अभी कुछ लोगों की होली ख़त्म नहीं हुई, हाँ क्यों जी, कुछ लोगों की भी होली ख़त्म नहीं हुई है, हाँ हाँ क्या हो गया, अच्छा शुरू हुई, दिवाली के बाद भी 2 दिन वो रहता है, 2 दिन तो थे ही जी, हाँ लगता है पूरे एरिया भर में तुम्हें एक होली खेले थे, हाँ हाँ अभी तक वैसे है, तो तुम ही कहाँ छूटे, तुम्हारा भी हाथ देखो वैसे है, इसीलिए तुम्हें घर से भगा दिए जाते हैं, हाँ हो गया बेटा। जल्दी करो बेटा, ये फॉर्म जो है अभी जब मिश्रा सर आएंगे तो उनको दे देंगे, भूलना नहीं।
इसकी फोटो कॉपी। हो गया। जी सर। नेक्स्ट आके करिएगा। ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं बेटा mgl/2 इंटू वाई। ठीक, तो वेट की वजह से अगर डिटरमाइन करेंगे तो उसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है बेटा। ठीक, अगर इसी को डेंसिटी के टर्म में लेंगे, मास के बजाय डेंसिटी, तो डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास की वैल्यू कितनी होगी आपकी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी आपका दिया गया है उस टर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना है तो कंडीशन क्या बनेगा, इन टर्म ऑफ डेंसिटी। अगर इसी को हम लोग डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं तो मास इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक, और वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, इसके लिए आपको जाएगा ए इंटू एल इंटू डी होगा ना। अब इस क्वेश्चन में एम की जगह पे ए एल डी आप रख दो। ठीक, डी डेंसिटी है, यहाँ पर डेल्टा एल कट आ जाएगा। एम की जगह हो गया ए एल इंटू डी इंटू जी इंटू एल अपॉन 2a इंटू वाई। देखो बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है। एरिया आपका फ्रैक्शन कैंसिल, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल स्क्वायर डी एल डी इंटू एल स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2 इंटू एम मॉडल्स। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू अगर आप डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो डी इंटू एल स्क्वायर इंटू जी अपॉन 2 वाई के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक, डी इंटू एल स्क्वायर जी अपॉन 2 वाई के बराबर ले लिया डी, और डी डेंसिटी आपका डी क्या है, डेंसिटी। डी को बेटा हम डेंसिटी कहते हैं, समझ जाएंगे। अगर डेंसिटी के टर्म में आप रिलेट करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है बेटा। ठीक, जल्दी करिए। प्रोसीजर थोड़ा सा 8 में लिखिए। कल टेस्ट भी है। हाँ जी, कल टेस्ट होगा। हो गया, आगे लिखिए। उस फैन से हवा आ रहा आपको, बंद करो। सर गर्मी बहुत बढ़ गई ना, आज सर से बोलना आप लोग। धूप धूप भी लगता है उसके ऊपर से आने के बाद अगला पॉइंट लिखिए बेटा, इस पर डायरेक्ट फार्मूला ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू रॉड्स, फोर्स बिटवीन टू रॉड्स। हाँ बेटा, पॉइंट बना लो। जी, फोर्स बिटवीन टू रॉड्स, फोर्स बिटवीन टू रॉड्स। ठीक, अगर दो रॉड हैं उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स बिटवीन टू रॉड। और ये दो सपोर्ट हैं, दो वाल हैं, मतलब एक वाल इधर एक वाल इधर। इनके बीच में दो मैट्रिक जो रॉड हैं, इनकी जो रॉड है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है आपका, सेम है। लेकिन जो लीनियर एक्सपेंशन है, मान लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू जो है, इसके लिए अल्फा 1 है, इसके लिए अल्फा 2 है। ठीक, एक रॉड L1 लेंथ का है, दिस इज L1, और दूसरे वाले का लेंथ हमारा L1 इंटू लेंथ है, कोफिशिएंट क्या लीनियर एक्सपेंशन L1 और L2 दिया गया। ठीक, अल्फा 1 अल्फा 2 कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, L1 इंटू इनकी लेंथ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या है, ए। ठीक, अब अगर इसको दोनों के बीच में अगर फिक्स कर दिया गया, क्या किया गया बेटा, फिक्स किया गया। सपोज दैट यंग मॉडल्स की वैल्यू y1 y2 है, इनके यंग मॉडल्स कितने हैं, y1 एंड y2। y1 इसका यंग मॉडल्स है, y2 इसका यंग मॉडल्स। यंग मॉडल्स y1
एरियाज बोथ के सेम है और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 है। देखो दो चीज़ें होती है बेटा, अगर मेटल को आप हीट करेंगे, मेटल क्या करेंगे हम लोग हीट करेंगे तो उस कंडीशन में एक्सपेंशन होगा। मेटल को अगर आप हीट करेंगे तो उस केस में क्या होगा एक्सपेंशन होगा, और मेटल को अगर कूल करेंगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक, तो दोनों ही कंडीशन में चाहे आप हीट करेंगे तो भी इस पर प्रेशर अप्लाई फोर्स अप्लाई करेगा, अगर कूल करेंगे तो लंबाई घटने की वजह से इस पर फोर्स अप्लाई होगा। मतलब दोनों कंडीशन में आपका वहाँ पे फोर्स क्या करेगा डेवलप करेगा। तो पूछा जाता है जो फोर्स डेवलप होगा, अगर आपका L1 L2 लेंथ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है, मॉडल्स की वैल्यू y1 y2 है, तो उसके इसमें फोर्स कितना डेवलप होगा। ठीक, तो फोर्स के लिए आप रिलेशन लिख लीजिए। वैसे डेरिवेशन तो लंबा सा है, डेरिवेशन का यहाँ रोल नहीं है, ना ही उतना टाइम है। ठीक, तो लिखेंगे फोर्स बिटवीन टू रॉड्स। ठीक, डायग्राम दिखा दीजिए, तो वहीं से हम लोग फोर्स डायरेक्ट लिख लेंगे बेटा। ये दो खंभे बीच में फिक्स किए गए हैं, खड़े किए गए हैं, और बीच में तार। ये वाल है, ये खंभे नहीं है, ये वाल है, फिक्स है, जो हिलने वाला नहीं है। ठीक, अब जैसे समझ लें, अगर इन रॉड को बेटा हीट किया जाए, अगर इन्हें हम लोग क्या करें हीट करें, जब हीट करेंगे तो इनकी लेंथ में इलांगेशन होगा। लंबाइयाँ क्या करेंगे आपकी इंक्रीज करेंगे, लेंथ में आपका इलांगेशन होगा अगर आप उसको हीट करोगे, और लेंथ में इलांगेशन होना चाहेगा। लेकिन ये जो वाल है, क्योंकि ये मैसिव वाल है, हैवी है, तो ये इसे इलांगेट नहीं होने देंगे। इसका मतलब उससे इलांगेट होने से बेटा रोकेंगे तो इनके द्वारा इस पर एक फोर्स लगाया जाएगा, उसे कंप्रेसिव फोर्स कहेंगे। तो जो हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से यहाँ पे इलांगेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा, तो उसके इलांगेट होने से क्या करेगा रोकेगा, अवॉइड करेगा। ठीक, तो उस इलांगेशन का क्या करता है वो अवॉइड करता है, तो उसी को हम लोग कंप्रेसिव फोर्स कह लेते हैं। ठीक, तो जो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो इसके इलांगेशन का क्या करेगा अपोज करेगा। तो एक लाइन अपना 60 में इतना लिख लीजिए, लिखिएगा कि ऑन हीटिंग the length of composite rod tend to इसकी टेंडेंसी होती है बेटा tend to increase, length of composite rod tends to increase, but due to किसकी वजह से कंप्रेसिव फोर्स, या उसे कंप्रेशन कह लेते हैं, ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स its length becomes remains the same, its length remains the same, its length remains same। ठीक, तो जो डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है, दैट इज डिक्रीजमेंट इन लेंथ ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, दैट इज डिक्रीजमेंट इन लेंथ ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स, डिक्रीजमेंट इन लेंथ ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स will be equal to increment in length will be equal to increment in length due to heating, इंक्रीजमेंट इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग। हीटिंग की वजह से जो आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है उसके बराबर होता है। ठीक है, इंक्रीजमेंट इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग, तो हीटिंग की वजह से जो होगा उससे क्या होता है बेटा आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे क्या होती हैं इक्वलाइज हो जाती हैं। नीचे लिखिए, अब लेंथ हमारा L1 था और वो Y1 था। ठीक, देखो जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हमारा जो इंक्रीजमेंट लेंथ में होता है L इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। मान लो अगर इंक्रीजमेंट टेम्परेचर में हम लोग कितने का कर रहे हैं, T का कर रहे हैं,
और कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है उस पर एफ लग रहा है, ठीक। तो एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई क्या, एल बाई वाई, यंग मॉडुलस जो होगा, ठीक। तो L1 अपान Y1 अगर हम लोग लिखते हैं, अगर टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हमने क्या किया, T का किया, तो उस कंडीशन में एफ बाई ए स्ट्रेस इंटू L1 अपान ए Y1 प्लस L2 अपान कितना Y2 इक्वल टू, ठीक, अल्फा L1 इंटू अल्फा 1, L1 अल्फा 1, L1 अल्फा 1 इंटू टी, L1 अल्फा 1 इंटू टी, ठीक। तो उसके अंदर प्लस L2 इंटू अल्फा 2, L2 अल्फा 2 इंटू टी। देखो यहाँ से टी हमारा कॉमन है, ठीक है, यहाँ का कॉमन है, तो ये हो जाएगा एफ बाई ए L1 अपान Y1 प्लस L2 अपान Y2 इक्वल टू, टी का मतलब L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू टी, ठीक। हमें एफ चाहिए, कंप्रेसिव फोर्स क्या है आपका, एफ है, एफ चाहिए, एफ की वैल्यू पर ए का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा और ये फैक्टर कहाँ चला आएगा, नीचे। एफ इक्वल टू होगा ए ब्रैकेट में L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 इंटू टी अपान L1 अपान Y1 प्लस L2 अपान, ये हो जाता है कंप्रेसिव फोर्स जो डेवलप होगा उसके बीच में वो कितना होगा। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो यही लगा सकते हैं, दवाई नोट कर लीजिए। यहाँ पे टी जो है बेटा वो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है, वेट टी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब इंक्रीजमेंट होगा टेम्परेचर में उसकी वैल्यू देखिए, टी चेंज करेंगे। हो गया बेटा, आगे लिखिए, ये भी कर लीजिए, न्यूमेरिकल बनता है आपका। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, अगर हेडिंग करो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। बेटा अगर किसी भी वायर को आप स्ट्रेच करेंगे ना, कोई भी अगर वायर है उसे अगर आप स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेच करने में आपको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाएंगे, लेंथ में चेंज हो रहा था, इसमें हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक। तो जो वर्क डन आपका होता है किसी वायर को स्ट्रेच करने में, ठीक है, वो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वर्क डन अगर पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग लेते हैं तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है। कैसे करते हैं थोड़ा सा समझ लीजिए, लिखने के लिए होता है। कोई भी वायर है, लेंथ सपोज है कि इनिशियली जल था, आपने इसे यह फोर्स लगाया कि क्या कर सकते हैं, ठीक। इस फोर्स की वजह से इसमें इलामिनेशन हो रहा है, याद रखेंगे हम लोग अब हुक चला के अंडर हुक चला ये ट्राई करते हैं बेटा, क्योंकि जब तक एरिया की वैल्यू लगभग हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, कॉन्स्टेंट, ठीक है, एरिया की वैल्यू का कंसीडर किया जाता है कांस्टेंट, तब के लिए ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, एल है, ठीक, लेंथ आपका ओरिजिनल लेंथ का, एरिया का है, एरिया हम यहाँ पे रिमेंस कांस्टेंट मानते हैं बेटा, होता नहीं है क्योंकि इलांगेट करके हमेशा एरिया में कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा, बट हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं उसकी वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर आप निकालते हैं तो
फ्लो ने एफ मॉडल्स की वैल्यू निकालता ठीक, एफ इंटू क्या एल अपान ए इंटू डेल्टा एल, ये निकाला ना। तो डेल्टा एल की वैल्यू निकालोगे ठीक, यहाँ से ना डेल्टा एल निकालना चाहते हैं, चलिए एफ निकालना चाहते हैं, तो एफ की वैल्यू होगी वाई ए इंटू डेल्टा एल अपान एल के बराबर हो जाएगा। ये फोर्स आपने निकाल लिया इन मॉडल्स के कन्वेंशन से ठीक। और इसे हमने डेल्टा एल यहाँ पे किया है, तो अगर डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ इंटू एस, यानी चेंज इन क्या जो आपकी लेंथ है उसके प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लो इसको अगेन हम लोग डी एक्स इंक्रीज करते हैं, कितना करते हैं इंक्रीजमेंट डी एक्स का करते हैं, या पहले आपने इलांगेशन मान लो किसी टाइम पे टी का किया एक्स का किया था, तो अभी हम एक्स के टर्म में कर ले रहे हैं। मान लो किसी टाइम पे आपने इंक्रीजमेंट किसी लेंथ पे मान लो उसको एक्स किया आपने, तो यहाँ पे डेल्टा एल की जगह क्या ले लेंगे एक्स ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स। अब वर्क डन ठीक, वर्क डन इन अगेन स्ट्रेचिंग वायर थ्रो लेंथ here, तो लेंथ कितना डी एक्स का डी एक्स ठीक। तो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी डी डब्ल्यू का हाफ एफ इंटू डी एक्स ठीक, एफ की वैल्यू वाई ए इंटू एक्स अपान कितना एल इंटू कितना हो जाएगा डी एक्स। यहाँ से क्या करेंगे वाई ए बाई एल कांस्टेंट फैक्टर हो गया, ये एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू। अगर हम लोग वर्क डन निकालने की इंक्रीज करेंगे टोटल वर्क डन जो आपका होगा, सो ऐसा करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं तो एल ले लो और इंक्रीजमेंट जो टोटल है उसे हम डेल्टा एल से दिखा देंगे, इंक्रीजमेंट लेंगे उसे स्मॉल एल से दिखा देंगे। चलो इस केस में तो टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग लेंथ बाई स्मॉल एल, स्मॉल एल के द्वारा हम इंक्रीजमेंट को दिखा रहे हैं, तो फिर डेल्टा एल करने का इंडिकेट करने में आता है। तो इस केस में क्या होगा एल लिखा दो इंक्रीजमेंट, तो डब्ल्यू बराबर होगा तो कांस्टेंट फैक्टर से आप अलग कर लो वाई ए अपान एल इंटीग्रेशन की जो लिमिट है 0 टू स्मॉल एल एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से 0 से स्मॉल एल तक मान लो हमने उसको इंक्रीज किया लेंथ में, तो ये हो जाएगा वाई डब्ल्यू इक्वल टू वाई ए बाई एल कैपिटल एल यहाँ टोटल लेंथ लिया था एक्स इंटू डी एक्स इंक्रीजमेंट क्या इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई क्या आएगा तो आएगा, अरे भाई एक्स इंटू डी एक्स आता है पावर ए में जाएगा कि पावर आएगा वाई में आएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई ठीक। तो यहाँ से जब आप निकालोगे डब्ल्यू वैल्यू आएगी वाई ए बाई एल ठीक, इसको इंटीग्रेट किया एक बार एल रखो तो एल स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा ठीक। तो इसको हम ओपन कर लेते तो आएगा वाई ए इंटू एल स्क्वायर अपान 2 इंटू कैपिटल एल, ये हो गया डब्ल्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू होगी डब्ल्यू वैल्यू तो वाई ए एल स्क्वायर बाई 2 एल ठीक। तो डब्ल्यू आपने निकाली है वाई ए एल स्क्वायर बाई 2 एल। अब कंडीशन क्या है एल को हम थोड़ा 2 पार्ट ड्रैग कर लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू वाई ए इंटू एल को एक साथ में लेते हैं और एल के एक साथ में ले लेते हैं, ये चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा ठीक। या ऐसे कर एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं एल स्क्वायर इसमें एल से मल्टीप्लाई तो मैं एल से डिवाइड कर ए इंटू एल हो गया और नीचे हो जाएगा 2 एल स्क्वायर, इसको रीअरेंज करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू हो गई वाई ठीक इंटू ए एल की जगह पे हम इसको वॉल्यूम कह लेते हैं, आगे रहने दे रहे हैं हम लोग ए इंटू ई कैपिटल एल में हो गई वॉल्यूम हो जाएगा वायर का नीचे वॉल्यूम ए इंटू कैपिटल एल ये हो गया अपान 2 एक बटे तो हम बाहर कर लेते हैं इंटू डेल्टा एल यानी एल अपान एल का होल स्क्वायर, तो नीचे भी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, चेंज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ जिसे हम लोग स्ट्रेन कह लेते हैं ठीक। और इस ए इंटू एल को इधर कर लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अभी हम लोग नहीं लेते हैं। सो वर्क डन पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखे आपने वर्क डन क्या है, सो वर्क डन पहले तो इसके नीचे तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ
वाई इंटू वी मालूम हो गया इंटू स्ट्रेस स्ट्रेन का स्क्वायर डेल्टा एल अपान एल ये हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम आप निकालेंगे, ठीक है, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एकांक वॉल्यूम में इंक्रीज कराने कितना वर्क करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बाई ए हो जाएगा वी और इसी को यू वी से हम दिखा लेते हैं इक्वल टू हाफ एम मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का क्या स्क्वायर। एक फार्मूला हमारा ये बन गया होता है यू वी यानी पोटेंशियल एनर्जी को स्ट्रेस करने में जितना हुआ पॉइंट वॉल्यूम हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर स्ट्रेन का स्क्वायर। अब y बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर आप इससे कहेंगे यही बराबर हो जाएगा हाफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन एक वक्त की जाएगा स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन का क्या स्क्वायर। एक स्ट्रेन स्ट्रेन कैंसिल, तो यूवी की वैल्यू होगी अपन यूनिट वॉल्यूम जब निकालेंगे हाफ स्ट्रेस स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन स्ट्रेस इनटू क्या हो गया एक फार्मूला ये मिल गया बेटा, एक फार्मूला हमारा ये मिल गया। और टोटल अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये हो गया वी यहाँ पे वॉल्यूम है बेटा, वी क्या है टोटल वॉल्यूम आपका स्टार्ट है। ये डिफरेंट रिलेशंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। किसी भी वायर को अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो उसका वर्क डन क्या होगा या पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंजेस आएंगे इसके बेस पे निकल जाता है। ठीक, फाइंड कर लीजिए। हो गया, चलिए इतना कर लीजिए। अब नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, समझ गया ना ये। इसी को आप स्ट्रेन के टर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक, इसी को देखिए अगर हम लोग स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहते हैं मॉडुलस, तो यहाँ पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है वो आपका होता है एन मॉडुलस होता है ना, ठीक। तो उसके टर्म में भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एन मॉडुलस से डिवाइड कर दो, इसमें एन मॉडुलस से डिवाइड कर दो और स्ट्रेन से हमारा क्या है स्ट्रेस से डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये हो जाता है स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन मॉडुलस। ये बात बोले यार पहले यहाँ आ जाते हैं, ये हो जाएगा स्ट्रेस स्क्वायर स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एन मॉडुलस। एक रिलेशन ये मिलता है यहाँ पे स्ट्रेस को स्ट्रेस के टर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसमें y से डिवाइड कर देंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू हो जाएगी हमारा y का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन इक्वल टू होगा स्ट्रेस अपॉन y। तो इसके लिए आप लिखेंगे स्ट्रेस अपॉन y नीचे आ गया तो 2y हो गया स्ट्रेस स्क्वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा बल्क मॉडुलस। नोट कर लीजिएगा, ये जो आपका एनर्जी है बेटा वो यूनिट वॉल्यूम को चेंज करने में उसकी एनर्जी है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एकांक वॉल्यूम जो आपका है उसकी कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पड़ोसी को छुट्टी में चले गए क्या? तो भैया अभी बहुत कुछ है, बाकी टाइम तो घर पे पढ़े ना, पता रहा उस टाइम गुल्ली डंडा खेलने चले गए हैं। हाँ, सारे समय का क्या दुरुपयोग तभी दिखता है जब बच्चा पढ़ने जाता है, और घर पे जब वह इधर उधर रहेगा, सोएगा, बतियाएगा, तब उस समय सारे उपयोग में रहते हैं, ठीक।
और ये सामने लास्ट में जाके यही सब खामियाजा मिलता है। हो गया बेटा, चलो। तो ये केस आपका हो गया, यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर लेंगे क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट आप रेडी करेंगे बल्क मॉडल, बल्क मॉडल, ये मॉडल हो गया ना, बल्क मॉडल। बल्क मॉडल्स, एक मॉडल से आपका कंप्लीट हो गया, उसकी कंडीशन। बल्क मॉडल्स को बेटा या केस से भी दिखाते हैं बेटा, नए वो मैं तो केस से तैयार कर रहे हैं, जैसा भी आपको मिलेगा ज़्यादा आपके में केस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। ओके बेटा, देखो बल्क मॉडल्स क्या होता है, जब हम लोग किसी भी वॉल्यूमेट्रिक क्या कहते हैं स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और नॉर्मल स्ट्रेस का जो रेशियो होता है उसे बल्क मॉडल्स, ऐसे मॉडल का आ गया था नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। यहाँ पे जब बल्क मॉडल्स कहेंगे बेटा तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, बल्क मॉडल्स। और जो बल्क मॉडल्स होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में अप्लीकेबल होता है, जबकि आपका यंग मॉडल्स पढ़ा था तो केवल किसके लिए अप्लीकेबल था, किसके लिए, सॉलिड के लिए, ठीक। तो लिख लीजिएगा, देखिए द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन within the elastic limit is called bulk modulus. Within the elastic limit is called bulk modulus. हो गया, हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन, कोई भी बॉडी है अगर इस पर बाहर से इक्वली प्रेशर यानी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है सभी साइड से, इसके वॉल्यूम में आपका क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा, ठीक। इस केस में क्या होता है, अगर वॉल्यूम मान लो V था और यहाँ पे डेल्टा कितना है, V, टोटल वॉल्यूम आपका V था, चेंज जो है वो डेल्टा V है, आपने फोर्स निकाल लगाया, एरिया मान A है पूरा, ठीक। इक्वली फोर्स या प्रेशर हम सारे साइड से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी ये मॉडल बल्क मॉडल, तो बल्क मॉडल A इक्वल टू ये बीटा से लिखेगा तो भी वही है बेटा, ठीक। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक जो भी है वॉल्यूम स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस हो बेटा F बाई A अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होंगे डेल्टा V अपॉन V, ठीक। ये होगा F बाई A को यहाँ पे हम प्रेशर भी कह लेते हैं बेटा, क्योंकि इक्वली सभी डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इसी को हम लोग क्या कह रहे थे, प्रेशर भी बोला जाता है, ठीक। तो इसकी जगह पे F बाई A की जगह पर ये साइन वॉल्यूम क्योंकि बाहर से लगाए तो वॉल्यूम घटेगा, तो साइन यहाँ निगेटिव दे देते हैं, F बाई A की जगह P और ये V ऊपर चला जाएगा तो माइनस PV अपॉन डेल्टा V के बराबर आ जाता है,
वैल्यू होगी माइनस पी वी अपान डेल्टा वी, ये बल्क पी की वैल्यू माइनस पी वी अपान डेल्टा वी की क्या हो जाएगा आपका इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, माइनस पी वी अपान डेल्टा वी की क्या होगा इक्वल होगा। पी हो गया इंक्रीज इन प्रेशर, जो प्रेशर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बेटा, डेल्टा वी हो गया चेंज इन क्या वॉल्यूम, तो वी उसका क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम। तो दिखा दीजिएगा ये इक्वल टू माइनस पी वी अपान, ठीक। और जो बल्क मॉडुलस होता है उसके रेसिप्रोकल को हम लोग क्या लेते हैं बेटा, क्या कंप्रेसिबिलिटी। जैसे वहाँ पे रिजिडिटी होती थी, जैसे यहाँ पे क्या कंप्रेसिबिलिटी, ठीक। जिसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू जितनी लार्ज होगी कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू उतनी स्मॉल, मतलब उसे हम उतना कम कंप्रेस कर पाएंगे। और अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू स्मॉल है तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी लार्ज होगी। जैसे मान लो चलो ये सपोज दैट टैंकी है, ठीक। अब ये भी सॉलिड है कि लिक्विड है, ये सॉलिड या लिक्विड, सॉलिड, यही ले लेते हैं हम, नहीं कुछ अवेलेबल है तो, है ना, ठीक। अगर हम उतना जितना फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं उतना ही फोर्स इस पर अप्लाई करें तो किसमें चेंज ज़्यादा आएगा मालूम है कि, क्योंकि इसके लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू कैसी है, कम है तो फोर्स अप्लाई करके या प्रेशर अप्लाई करके हम ज़्यादा से कंप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे उतना अप्लाई करोगे बेटा तो इसमें रिलेटिवली क्या है, ये पोर्शन कंप्रेस होगा बट ये हार्ड है, इसके बल्क मॉडुलस रिलेटिवली इसकी तुलना में कम है, इसलिए यहाँ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी स्मॉल होगी। तो जिसके लिए बल्क मॉडुलस लार्ज उसकी कंप्रेसिबिलिटी स्मॉल, जिसके लिए बल्क मॉडुलस स्मॉल उसकी कंप्रेसिबिलिटी लार्ज हो जाएगी, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, ठीक। तो लिख लीजिएगा, क्या लिख रहे थे बेटा, हो गया। तो यहाँ से के की वैल्यू होगी माइनस पी वी अपान डेल्टा वी के बराबर हो गया। नीचे लिखिएगा नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा बेटा वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करें डिक्रीज करें। अगर प्रेशर अंदर से लगाएंगे तो साइन क्या मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव मिल जाएगा। अगर आपका ये प्रेशर अंदर से डेवलप किया जाए किसी सोर्स से तो हमारा यहाँ साइन का पॉजिटिव होगा। यहाँ नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है वॉल्यूम क्या होगा आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आगे लिखेंगे, लिखिए द रेशियो नोट करो इसे, द रेसिप्रोकल ऑफ bulk modulus, the reciprocal of bulk modulus is called compressibility. Reciprocal of bulk modulus is called compressibility. Okay, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। जो रेसिप्रोकल आपका बल्क मॉडुलस का होता है उसी को नाम दिया जाता है बेटा कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी को सी से दिखा लेते हैं, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू वन अपान के। के की वैल्यू हमारी ये आई है बेटा, ठीक। तो के की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर दें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, के की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वन अपान पी वी अपान कितना डेल्टा वी। ये साइन केवल इंडिकेट करता था किसको, वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, इसका उपयोग ये हो जाएगा डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा वी अपान पी वी के बाद हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी से की वैल्यू हो गई डेल्टा वी अपान पी इंटू वी के क्या होता है बराबर होता है। हो गया। यूनिट क्या होगी कंप्रेसिबिलिटी की बेटा, प्रेशर इनवर्स यानी न्यूटन के पावर -1 मीटर स्क्वायर, ठीक। लिख लीजिएगा एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज न्यूटन के पावर यानी क्या, न्यूटन के पावर -1 मीटर स्क्वायर। वहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर का ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, n के पावर -1 n के पावर -2, ठीक। कर लेंगे। ठीक है, आपका हो तो बेटा यहाँ पे इसके बेस हम लोग दिखा देते हैं।
देखो जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं बेटा तो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है दो टर्म में हम लोग पढ़ते हैं, एक आइसोथर्मल इलास्टिसिटी पढ़ी जाती है, एक एडियाबेटिक इलास्टिसिटी पढ़ी जाती है। अगर आइसोथर्मल कंडीशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रोसेस की तो उसे आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहेंगे, और एडियाबेटिक कंडीशन में कहते हैं तो उसे एडियाबेटिक इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर अगर टर्म से याद रखें अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो। और जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की बात करेंगे, किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बेटा? इलास्टिसिटी जो होती है किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी है? आइसोथर्मल और एडियाबेटिक की बात किया जाए तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? जब आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कहते हैं तो वहाँ पे वो अप्लाइड प्रेशर के बराबर होता है, और जब हम लोग एडियाबेटिक कहते हैं गामा टाइम ऑफ पी हो जाता है। इसका मतलब जैसे वहाँ पे हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ा था ना, या वाकना निकाला था, ठीक है, तो कैसे आइसोथर्मल प्रोसेस की तुलना में एडियाबेटिक की तुलना स्लोप जब निकाला था तो गामा टाइम होता था। ऐसे यहाँ भी याद रखिए गामा टाइम होता है, ठीक। अगर कहीं थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है तो याद रखिएगा कितने टाइम हो जाएगा, आइसोथर्मल की तुलना में एडियाबेटिक गामा टाइम ग्रेटर होता है, ठीक। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या रहेगा? बाकी बहुत नोट करने वाली चीज़ें नहीं है, आगे लिखेंगे बेटा। देखिए देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपने यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस पढ़ लिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। जब यहाँ पे बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, आपने बताया गया था टेंजेंशियल स्ट्रेस, बताया गया था ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस या अपान ये होता था जब टेंजेंशियल फोर्स हम लोग लगाते थे किसी रिजिड बॉडी पे, तो उस केस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस और जो शेयरिंग स्ट्रेन वहाँ डेवलप होता था, उनके रेशियो को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किससे दिखाते हैं बेटा? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को किससे इंडिकेट करते हैं? मानो किसी को बीटा से दिखाते हो, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिखाते थे ना, यहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? ईटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये होता है ईटा की वैल्यू होती है टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन का पेपर में देखिए दोनों चीज़ें पीछे बताई गई, ठीक। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिखे, डिफाइन कर लीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लिख लीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, लेकिन ध्यान रखेंगे ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तब तक के लिए ये सारे फार्मूले वैलिड हैं, ठीक। अगर बियॉन्ड कर देंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा। विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जब जहाँ तक आपका प्रोपोर्शनलिटी जहाँ तक काम कर रहा है वहीं तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो लिखिएगा क्या लिखा बेटा? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, defined as ratio of tangential stress to the shearing strain, ratio of tangential stress to the shearing strain। टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होता है बेटा उसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ क्या कह देते हैं? रिजिडिटी कह लेते हैं, ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। तो लिख लीजिए ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक। और अगर इसमें हम लोग रखते हैं, देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस आपने लिखा था एफ बाई कितना ए, ध्यान रखना है यहाँ फोर्स टेंजेंशियली आप अप्लाई करते थे बॉडी पे, और एरिया जिस सरफेस पे अप्लाई करते थे, टेंजेंशियल सरफेस जो आप लेते थे उसका एरिया आप लेते थे, ठीक। स्ट्रेन एफ अपान ए अपान यक्स बाई आपने यल लिया था, और याद करिए यही यक्स बाई क्योंकि स्मॉल एंगल होगा तो इसी को थीटा से दिखा दिया, थीटा, ठीक है। ये हो जाता था दैट इज एफ अपान ए इनटू थीटा, ठीक।
तो शेयरिंग स्ट्रेंथ जो आपका हो गया हमारे साथ रिजिडिटी ईटा या पाम की इंटू ईटा के बराबर होती है। अब नहीं दिमाग में आना तो आप एक बार पलट के देख लीजिए, ठीक, डायग्राम आएगा तो 5 मिनट पलट जाएगा, ठीक। तो उस कंडीशन में आपको पीछे समझाया गया था, जो थीटा लेते थे हम लोग, कौन सा लेते थे बेटा, जो एंगल एक्स जितना डिफॉर्मेशन होता था अपन क्या जो साइज ऑफ किड्स लेंथ जो लेते थे उनके रेशियो को हम लोगों ने कह लिया था, ठीक। तो हो गया एफ अपान ए इंटू थीटा के बराबर होता है। और ये भी हमारा केवल किस में पाया जाएगा, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में, सभी में। ये किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड का। यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये सॉलिड में केवल पाया जाता है। बल्क मॉडुलस है तीनों फेजेज में एग्जिस्ट कर सकता है। बल्क मॉडुलस सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, बट ये सारे केवल किस में, सॉलिड में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। किसमें, सॉलिड में इसको डिटरमाइन करते हैं, तो उसके बेस पे दिखा दिया जाता है बेटा, ठीक। तो लिख लीजिएगा, एरो लॉग नोट कर लो चाहे। ओनली सॉलिड कैन एग्जिबिट shearing so in solids in ऐसे कर लो, only solid can exhibit क्या, exhibit is shearing, so ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी takes place only in solids, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग कर लेंगे बेटा, पॉइसन्स रेशियो। ज़रा समझना, किसी को आइडिया है बेटा पॉइसन्स रेशियो किसे कहते हैं, POISSONS, पॉइसन्स रेशियो। व्हाट इज पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो किसे कहेंगे, पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो किसे कहते हैं, पॉइसन्स रेशियो, पॉइसन्स रेशियो किसे कहेंगे, पॉइसन्स रेशियो किसे कहोगे, बताएंगे, व्हाट इज पॉइसन्स रेशियो। देखो, जो लेटरल स्ट्रेन होता है, बातें नहीं जी, थोड़ा घर से देख के आया करो, किताबों में लिखा हुआ है, हाँ। तो साहब पहले भी हम लोग नहीं पढ़े और अब भी नहीं पढ़ते हैं, तो जो ख्वाब है वो कैसे पूरे होंगे, बिना पढ़े भी हो जाता है सिलेक्शन क्या, ऐसा कोई है जानकारी में जो बिना पढ़े हो गया हो डॉक्टर, कोई इकलौता एग्जाम्पल बताओ जो बिना पढ़े हुआ हो, हैं, नहीं है कोई, तब फिर काहे गलत है ये रवैया, बिना पढ़े हो जाएगा, ठीक। देखो दो चीज़ें हैं, बिना पढ़े किसी का नहीं होता है, ठीक, पढ़ के ही होता है, उसमें भी बहुत सारे पढ़ों का भी नहीं होता है, ये भी है, बहुत सारे, ऐसा नहीं जिसका सिलेक्शन हो गया वही उतना केवल जान रहे थे, उनसे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो उनके बराबर या उनसे ज़्यादा भी जानते फिर भी नहीं हो पाए उस टाइम पे, ठीक। हो सकता है अगली बार वो हो जाए। रीज़न क्या होता है, उस 3 घंटे में आप कितना बेटर परफॉर्म करते हो डिसाइड करता है आपका रिजल्ट, ठीक है। और उस 3 घंटे में वही लोग कर पाते हैं जो लोग साल भर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सारे साहब कैजुअलिटी हो जाते हैं, रास्ते में किसी को उल्टी होने लगेगी, किसी का सर दर्द हो जाएगा, किसी का कुछ हो जाएगा, कोई लेट पहुंचा, बीपी हाई हो गई, तो कोई कुछ हो गया, तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं कॉज जो नहीं हो पाता है जबकि उनकी प्रिपरेशन होती है। लेकिन आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल एक भी नहीं मिलेगा जो बिना पढ़े हुआ हो, और कोई आपके क्षेत्र, गांव, देहात, रिश्तेदारी और नातेदारी वैसा हो तो बताओ, किसी के पास है ऐसा एग्जाम्पल कि जो कोई बच्चा बिना पढ़े हुए हुआ हो, है जी, सुना है कभी, हाँ, नहीं सुना ना, तब फिर पढ़िए, होगा तभी जब पढ़ेंगे आप, ठीक है। अगर कोई ऐसा होगा तो मिलवाना हमसे, हैं। फिलहाल 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, ठीक, अभी तक तो ऐसा नहीं कोई मिला कि जो बिना पढ़े हुए हो गया,
ठीक है, ऐसा कोई भी एक चौथा एग्जाम्पल भी नहीं मिला है जो बिना पढ़े हुआ, ठीक। इसलिए मेहनत से पढ़िए बेटा। क्या लिखा है बेटा? पॉइसंस रेशियो। देखो पॉइसंस रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल क्या स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या लेते हैं? पॉइसंस रेशियो। देखो थोड़ा हम शूटिंग बना रहे हैं जैसे आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो अभी तक क्या कंसीडर करते थे बेटा कि एरिया में हमारा कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन सेम लेते थे। मान उसकी रेडियस r है, लेंथ की वैल्यू बेटा ये है, लेंथ की वैल्यू ये है, एरिया आपका r है, आपने फोर्स इस पर अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, लेंथ की इलांगेशन होगा, जो लेंथ की इलांगेशन होगा उसे कहेंगे हम लेटरल स्ट्रेन, ठीक। और सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया। और जो हमारा उसकी रेडियस में डिक्रीजमेंट या एरिया में डिक्रीजमेंट होगा, जब खींचोगे, अभी तक तो हम लोग कांस्टेंट मानते थे ना। ये पहला केस है, आपको समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को घटा रहे हैं। इस केस में लेंथ में जो इंक्रीजमेंट है सब हो जाए डेल्टा एल का, और ओरिजिनल रेडियस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मान लो जो रेडियस हमें मिल रहा है ये r डैश मान लो मिला, यहाँ चेंज जो आएगा डेल्टा r की वैल्यू r माइनस कितना हो जाएगा? r डैश के बराबर होगा। तो उसकी रेडियस में जो डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी r माइनस क्या हो जाएगा? r डैश के इक्वल हो जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ से विभाजन करेंगे इसके वजह से तो क्या करोगे आप? विभाजन करेंगे पॉइसंस रेशियो जो आपका होता है, क्या होता है? जो पॉइसंस रेशियो आपका होता है वो होता है बेटा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा उसी को क्या कहेंगे आप? पॉइसंस रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो पॉइसंस रेशियो सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक। लेटरल मतलब कितना साइन घट रहा है तो माइनस ले लेते डेल्टा r अपॉन डेल्टा l बाई l, ठीक। इसी को कह देते सिग्मा पॉइसंस रेशियो। अगर इसको शिफ्ट करना चाहेंगे माइनस, ठीक, डेल्टा l इंटू डेल्टा r अपॉन डेल्टा l इंटू r, ठीक, यार l इंटू डेल्टा r अपॉन डेल्टा l इंटू r, ठीक। ये हो गया हमारा क्या? दिस इज कॉल्ड पॉइसंस रेशियो। इसी को पॉइसंस क्या कहा जाता है? रेशियो कह लेते हैं बेटा, ठीक। या डिफरेंशियल टर्म में कर लेंगे तो d, ये भी यूनिट एंड डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेस क्वांटिटी, क्योंकि रेशियो है तो यूनिट एंड क्या होगा आपका? डायमेंशन लेस हो जाता है, हो जाएगा। चलिए ठीक, कितना कर लीजिए बेटा, सर आएंगे तो दे दीजिएगा, ठीक है। 22 तक नहीं होगा। Biological classification of plant kingdom. Biological classification.
हाँ बेटा चैप्टर नंबर 2 है। इसमें मेन क्या है, देखो पहले तो देखिए इसमें दिया है कि भाई लीनियस ने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियस का नाम आता है, लीनियस ने किंगडम ये बेटा इसमें उन्होंने बताया कि जो पूरा लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है ना, वो दो में डिवाइड है, राइट। इसके माने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, हाँ बेटा हाँ करो। अच्छा ठीक। तो दैट किंगडम वन यस इज एनिमेलिया, ओके, और किंगडम ये दिया, ठीक है। That kingdom was developed and included all the plants and animals respectively, right? This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. इस सिस्टम की डिमेरिट ये है कि इसने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में भी डिफ्रेंशिएट करने में इनकैपेबल है, ठीक है। ये इसकी डिमेरिट है। बट ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, hence the two kingdom system of the classification used for a long time was found inadequate, okay. Besides the grass morphology, a need was also felt the including other characteristics like cell structure, okay, nature of wall, mode of nutrition, habitat, mode of reproduction, evolutionary relationship, etc., right. Classification system for the living organism hence undergoes the several changes over the time, right. To the plants and animals kingdom have been constant under all the different system. The understanding of what group organism be included under the kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have been understood differently by the different scientific over the time, right. तो ये बताया कि लीनियस किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया बेटा, इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जहाँ से क्वेश्चन आया बेटा वो है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको किसने दिया, ये इम्पोर्टेंट है। 5 टेबल सिस्टम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन है, WH विटेकर। विटेकर ने दिया, WH विटेकर, ये इम्पोर्टेंट। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय, हाँ बेटा, RH तो RH विटेकर ने दिया। और जो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने 5 किंगडम में, 5 किंगडम में डिवाइड किया, ठीक है। तो किंगडम 1 मोनेरा, ठीक। दूसरा है बेटा प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये 5 हो गए, ठीक है। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है का RH विटेकर का। तो ये आपके क्वेश्चन में आता है इम्पोर्टेंट, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय RH विटेकर, ठीक है ना। RH विटेकर ने दिया और मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ने डिवाइड किया। ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यही 5 किंगडम हैं, ठीक। ये इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको अलग अलग पूरी डिटेल स्टडी है इस चैप्टर में। मोनेरा की, प्रोटिस्टा की, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन सब की डिटेल स्टडी है इस चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। The main criteria for the classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा। इनका क्या हो गया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या, ये भी क्वेश्चन पूछता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का बेस क्या है बेटा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या इन्होंने फीचर इसके लिए क्राइटेरिया बनाई, जिस क्राइटेरिया के बेस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन डेवलप किया। तो सबसे पहला है सेल स्ट्रक्चर। क्या है, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर का इन्होंने बेस ले लिया, ठीक है। यानी RH विटेकर ने सेल स्ट्रक्चर का बेस लिया, यानी पहला इनका बेस ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इनका पहला बेस है सेल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और चौथा है रिप्रोडक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। RH विटेकर ने किस बेस पर क्या क्राइटेरिया अपनाई थी क्लासिफिकेशन को बनाने में, तो ये कितने पॉइंट्स हैं इनके, ये इम्पोर्टेंट है बेटा। पहला है सेल स्ट्रक्चर, दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है रिप्रोडक्शन और पांचवा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, राइट। फाइलोजेनेटिक रिलेशन, ये नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉपिक ही है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यही है, ठीक है। हाँ बिल्कुल टॉपिक। ठीक स्टार्टिंग से बता। तो मेन थीम ये है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये है कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, 2 किंगडम में सबसे पहले लीनियस है। देख लीजिए,
सबसे पहले लिनियस ने डिवाइड किया, ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी में देख लो बेटा, प्लांटी में जितने प्लांट्स थे, ऑल द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे सारे सभी प्लांट्स को क्या किया, इंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक। और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स को इंक्लूड कर दिया, ठीक। तो बहुत इजी इनका क्लासिफिकेशन हो गया लिनियस का, ठीक है। लेकिन लिनियस की क्लासिफिकेशन में कई डिमेरिट हो गई। डिमेरिट ये हो गई कि एक तो यह इस क्लासिफिकेशन से यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता था, ठीक है। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता था, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता था। तो यह क्लासिफिकेशन बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई, ठीक। इसके मतलब यह है कि इसके बाद किसी और ब्रॉड क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी और टाइम पर लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर काम किया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो नाम आता है आपके चैप्टर में भी है आर.एच. व्हिटेकर का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका आर.एच. व्हिटेकर। जो आर.एच. व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, उस क्लासिफिकेशन का नाम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो आर.एच. व्हिटेकर का नाम आता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके के लिए, ठीक है ना। या ऐसे पूछ लेगा कि आर.एच. व्हिटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है ना। और 5 किंगडम, पांचों किंगडम कौन कौन से हैं? सुनो ध्यान दो, ये पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? तो पहला मोनेरा। मोनेरा में क्या किया इन्होंने? सभी प्रोकैरियोट्स को रख दिया। किसको रख दिया बेटा? ऑल द प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स, सब प्रोकैरियोट्स को मोनेरा में रख दिया, ठीक। मोनेरा में किंगडम फर्स्ट, यानी जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने डेवलप किया, तो पहला जो किंगडम था वो मोनेरा था, फर्स्ट किंगडम मोनेरा। मोनेरा में क्या किए? ऑल द प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा। सभी जो है जितने प्रोकैरियोट्स हैं सब मोनेरा में इंक्लूड हैं। कौन कौन से प्रोकैरियोट्स हैं? जैसे बैक्टीरिया है, बोलो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बोलो बेटा, है ना, साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू एल्गी है, ब्लू एल्गी हो गया, ठीक। माइकोप्लाज्मा हो गया, राइट, माइकोप्लाज्मा हो गए। तो ये सब कहाँ इंक्लूड हो गए? इसमें ये सब हो गए मोनेरा में, ठीक। उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा, यानी किंगडम 1 हो गया मोनेरा और किंगडम 2 हो गया, किंगडम 2 हो गया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में जितने यूकैरियोट्स थे वो रखे गए, ऑल द यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर, राइट। तो यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा में रखा गया, प्रोटिस्टा में। जैसे कौन कौन से हैं? डायटेरियस है, ठीक है, और बताइए यूग्लिया वगैरह सब इसी में रखा गया है प्रोटिस्टा में, यानी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रखे गए, ठीक, राइट। और फंजाई में फंगस रखे गए। फंजाई में कौन रखा गया? फंगस। और फंगस कैसे हैं? मल्टीसेलुलर में। कैसे हैं? मल्टीसेलुलर में। और कैसे हैं भाई? मल्टीसेलुलर में। और कैसे हैं? डिकम्पोजर में। क्या है? डिकम्पोजर में। तो मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स है कौन? फंजाई। तो ये सब फंगस इसमें रखे गए, ठीक है बेटा। हाँ, और इनका क्लासिफिकेशन कैसा है फंजाई का? हाँ बोलो, एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मतलब क्या? ये पैरासिटिक नहीं है, सैप्रोफिटिक नहीं है, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक। कैसा है? हेटेरोट्रॉपिक है, यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किसका? फंगस का। तो फंगस को एक स्पेशल ग्रुप में रख दिया गया इस नाते क्योंकि ये मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर थे, ठीक है। ये भी यूकैरियोटिक है। कैसे है? यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है फंगस। तो इनको इस नाते अलग सेपरेट ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर.एच. व्हिटेकर। तो ये अलग ग्रुप हो गया, प्रोटिस्टा अलग ग्रुप हो गया, मोनेरा अलग ग्रुप हो गया। प्लांटी में क्या किए कि जितने भी प्लांट्स हैं सबको रख दिया और प्लांट का क्लासिफिकेशन फिर और डीपली कर दिया अलग से, ठीक है। प्लांट में यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हो गए जिसमें कि सेल वॉल पाई गई, ठीक है बेटा, ये हो गए। और ये एनिमेलिया
और ये भी मल्टीसेलुलर का, ये भी यूकेरियोट्स है, ये भी प्लांट, ये भी यूकेरियोट्स है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई गई, इसमें सेल वॉल पाई गई। ठीक, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहा? ये फोटोसिंथेटिक थे, दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इटसेल्फ, ओके, सो दे आर प्लांटी, दे आर प्लेस्ड इन द किंगडम फोर्थ, यानी चौथे किंगडम में इनको रखा गया, ये प्लांटी हो गए। समझ में आ गया? और एनिमैलिया को पांचवें ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में रख दिया गया, यानी फिफ्थ किंगडम में रख दिया गया। दे आर एनिमल्स। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं है। ठीक, मीन्स दे कैन नॉट फूड, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इटसेल्फ, अपना ये भोजन खुद बना नहीं सकते। समझ आ गया बेटा? यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स हो गए, यानी एनिमैलिया में। तो इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. हुटेकर ने दिया। ये पांचों किंगडम की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर? बोलो। अब दूसरा टॉपिक ये है, दूसरा यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, इसने R.H. हुटेकर ने, ठीक है, इसका बेस क्या होता है? What is the base of this classification? इस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है? कौन सी क्राइटेरिया थी जिसके बेस पर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को बनाया? तो इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस है बेटा सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, इजी है ना? ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक है कि ऑटोट्रॉपिक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस टाइप का है? तो इसको कंसीडर कर लिया रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन का बेस क्या है? ऐसा रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ओके, यूगोगस टाइप का, आइसोगस टाइप का, एनाइसोगस टाइप का, तो रिप्रोडक्शन ले लिया। उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक, मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किस तरीके से वो अपने एंसेस्टर्स से कैसे एक दूसरे से लिंक, ठीक है ना, एक दूसरे से कैसे रिलेशन शो करते हैं, राइट? तो इस तरीके से इतना बेस इन्होंने दिया, इतने कैरेक्टर्स, ये जो है ये बेटा these characters are the basis of classification, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो ये रहे क्लासिफिकेशन। ठीक, ये क्लासिफिकेशन है किसका? R.H. हुटेकर का। क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन के? बेस क्या है? कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्होंने कंसीडर किया था अपने क्लासिफिकेशन को बनाने में, ठीक है, और इनके क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम है, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, The 3-domain system has also been proposed that divide the kingdom Monera into the 2 domains, okay, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification. You will learn about this system in the detail at higher classes, right? Let us look at this 5 kingdom system of the classification to understand the issues and consideration, okay, that influence the classification system. Earlier classification system include the bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, फर्म्स, जिम्नोस्पर्म। कह रहा है कि इसके पहले जो क्लासिफिकेशन डेवलप किया गया, ठीक है, उस माने लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें सारे प्लांट्स को ना बेटा, जिम्नोस्पर्म चाहे रहे, चाहे मास रहे, चाहे फंजाई रहे, सबको एक ही साथ लिख दिया गया था। ठीक है, सबको प्लांटी में डेवलप किया गया, सबको प्लांट्स एज ए प्लांट सबको कंसिडर कर लिया गया, राइट? द चैप्टर दैट यूनिफाइड, ओके, दिस होल किंगडम was had a cell wall, okay, in their cells। क्या मतलब हो गया? मतलब ये हो गया, ये कह रहा है कि इसके पहले जो प्लांट में सबको इंक्लूड कर दिया गया था बेटा, ठीक है ना, इनको इसको किस
बेस पर किया गया था, जान रहे हो, सेल वॉल के बेस पर, क्योंकि इसमें सेल वॉल पाई गई, सेल वॉल पाई गई और इसमें सेल वॉल नहीं पाई गई, ये जान लीजिए। इसमें प्लांट में यानी प्लांट सॉरी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई गई, माने सेल वॉल एब्सेंट और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट। तो कह रहे हैं कि इस बेस पर रखा गया था, ठीक है, ओके। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप which widely different in the other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotic. Okay, it also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. Say, for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae. ठीक है? The classification did not differentiate between the heterotrophic group, fungi and autotrophic group, plant. अब देख लीजिए, कह रहा है कि प्लांट और सुनो, प्लांट्स और फंजाई दोनों ही तो प्लांट हैं। फंजाई भी प्लांट का कैरेक्टर शो करता है, क्यों? क्योंकि सेल वॉल पाई जाती है, फंजाई के भी सेल में सेल वॉल पाई जाती है, इस नाते फंगस को हम प्लांट ही एज ए प्लांट कंसीडर करते हैं। लेकिन कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। क्या डिफरेंट हो गया? प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं जबकि फंजाई हिटेरोट्रॉपिक होती है। यहाँ देखो क्लियर हो गया, बोलो समझ पा रही हो ना? यानी अब ये देखो मेन रूप से एनसीईआरटी ये कह रहा है कि एल्गी और फंजाई में डिफरेंस बता रहा है बेटा, ठीक है ना? यानी फंजाई कैसे हो गए, हिटेरोट्रॉपिक हो, एल्गी कैसा हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया। वही वो कह रहा है कि क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा है ना, सबको एक ही साथ पढ़ रहे थे एल्गी को उसको, लेकिन यह है कि एल्गी कैसा है, ऑटोट्रॉपिक है, जबकि फंजाई कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है। ओके, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और फंजाई में नहीं पाया जाता। ठीक है बेटा? तो कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, द फंजाई अब देखो फंजाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन का बना होता है, ठीक है? किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। एंड इवन द ग्रीन प्लांट्स हैड द सेलुलोजिक सेल वॉल, और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका सेल वॉल कैसा बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। यानी सेल स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट करके 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को व्हिटेकर ने डेवलप किया। ठीक है, इसी नाते फंजाई को क्या किया, अलग कर दिया, क्योंकि इतने कैरेक्टर को बता रहे हैं। एक तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये हिटेरोट्रॉपिक हो गया, इस नाते इसको हमने प्लांट से अलग कर दिया, प्लांटी से अलग कर दिया। ठीक है, और फंजाई किंगडम में इसको अलग से रख दिया गया। राइट, when such characteristics were considered, okay, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. ठीक है बेटा? All the prokaryotic organisms were grouped together under the kingdom Monera, and the unicellular prokaryotic organism were placed in the kingdom Protista. Right? कह रहा है कि सबको तो इन सभी को जो है एक साथ मोनेरा में रख दिया, किसको, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, बट द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, लेकिन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को कहाँ रखा, प्रोटिस्टा में रखा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लोरेला, either placed in the algae within the plants, and both having the cell wall with the paramecium and amoeba which were earlier placed in the animals. पहले ये एनिमल किंगडम में रखे गए थे। ठीक है, which lacked the cell wall, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती थी। It has put together the organism which is in the earlier classification were placed in the different kingdoms. This happened because the criteria for the classification changed. इस तरीके से क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। This kind of changes
will takes place in the future to depending on the improvement in our understanding of the characteristics and evolutionary relationship. ठीक है. One time an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but it also phylogenetic. कहने का मतलब ये हो गया कि कह रहा है कि केवल ये रिप्रोडक्टिव और मार्फोलॉजिकल माने एक्सटर्नल फीचर है ना बेटा, माने मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी ही नहीं रखता बट इट इज आल्सो फाइलोजेनेटिक. यह कैसा है? फाइलोजेनेटिक है. फाइलोजेनेटिक माने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. In this chapter, we will study the characteristics of the kingdom Monera, Protista, Fungi, okay, of the Whittaker system of the classification. इस सिस्टम हम इसमें पूरा स्टडी करेंगे. अब जैसे किंगडम मोनेरा हो गया. किंगडम मोनेरा में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया आती है. ठीक है, बोलो यही से पकड़ो इम्पोर्टेंट चीजें मिल रही है. देखिए तो इसमें बैक्टीरिया मेन है बेटा. किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया मेन है. अब देखो बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को अगर आप लर्न कर लेंगे, ठीक है, या दिमाग में सेट कर लेंगे तो जितने भी प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर हैं या प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे. सुनो, अब पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर. निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर जो प्रोकैरियोट का कैरेक्टर है? तो प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर. अब चाहे बैक्टीरिया का कैरेक्टर पूछ ले तब भी वही है. ट्रिक सेट कर लो अपना. तो देखिए पहली चीज तो ये है, फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या? प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोट्स माने होता क्या है बेटा? प्रो माने होता है प्रो प्लस कैरियन. ठीक, प्रो माने होता है प्रिमिटिव. प्रो माने प्रिमिटिव. प्रिमिटिव माने एंशिएंट बेटा. एंशिएंट प्रिमिटिव की हिंदी है एंशिएंट. इंग्लिश एंशिएंट माने बहुत पुराना. कोई चीज बहुत पुराना माने सबसे पहला. तो आप ये समझ लीजिए कि जब सबसे पहले लाइफ आपको पढ़ाया तो सबसे पहले प्रोकैरियोट से डेवलप किए थे. इस नाते इस सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं. यानी प्रो प्लस कैरियन, यानी सबसे एंशिएंट टाइप का कैरियन. कैरियन माने होता है बोलो न्यूक्लियस, यानी सबसे पुराने टाइप का न्यूक्लियस. अब भाई देखो सबसे पुराने टाइप का न्यूक्लियस है तो कैसा न्यूक्लियस है? बड़ा स्पेशल न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस को कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस. इंसिपिएंट न्यूक्लियस. ये देखो, अब पूछता है कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है? ये हो गया ऑब्जेक्टिव आपका, तो बैक्टीरिया में पाया जाता है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. क्या होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस? इंसिपिएंट न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड. ये कहते हैं न्यूक्लियोइड. अब ये भी पूछ लेता है कि न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं? बोलो, बताओ तुम लोग. आप न्यूक्लियोइड माने क्या समझते हैं? यानी जो पुराने टाइप का न्यूक्लियस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? माने बैक्टीरियल सेल हो गई. बैक्टीरियल सेल में पुराने टाइप के न्यूक्लियस का क्या मतलब हो गया? बोलो, कोई बताएगा? बहुत अच्छी है, बताइए. मतलब ये हो गया बेटा इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट. ये पहला कैरेक्टर हो गया प्रोकैरियोट्स का. मोनेरा का पहला कैरेक्टर हो गया ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता. आप ऐसे समझ लीजिए. ठीक, तो पाया क्या जाता है? क्रोमैटिक मटेरियल जो है गुच्छे के रूप में पाया जाता है. यानी क्रोमैटिक जो मटेरियल वो न्यूक्लियस के अंदर बंद नहीं रहता, इनक्लोज नहीं रहता, फ्री रहता है. कहाँ? साइटोप्लाज्म. मींस वी कैन से दैट द क्रोमैटिक मटेरियल, जो क्रोमैटिक बॉडी है, क्रोमैटिक बॉडी न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज ना रह करके, तो न्यूक्लियस है ही नहीं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा. बोलो, तो न्यूक्लियर में नो न्यूक्लियस. देखिए हम आपको बता रहे हैं
बॉडी कैसे होंगे? स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड माने बिखरे हुए, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। अब देखो 1 से 3 कैरेक्टर निकल गए और ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, OID न्यूक्लियोइड। और इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। यह देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसका? मोनेरा या बैक्टीरिया। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता। यानी लिख लीजिए, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स माने बोलो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं? सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स जिसमें डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड माने मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आपको पता होगा है ना, बाइमेम्ब्रेनस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती, नो गोल्जी बॉडी। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, नो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये सब नहीं पाए जाते। प्लास्टिड नहीं पाया जाता, कोई स्ट्रक्चर पाया ही नहीं जाता है। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ये समझ में आ गया? तो पहला कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा? बोलो। नो ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है बेटा। दूसरा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। बोलो। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर इसका, जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम वो 70S टाइप का होता है, यानी 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। यही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में सेट कर लो, नोट भी कर लो। राइबोसोम 80S टाइप का, 70S टाइप का। 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में, बोलो, नोट करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 70S टाइप का है कहाँ पाया जाएगा? प्रोकैरियोट्स में। और 80S का जो कहाँ पाया जाएगा बेटा? यूकैरियोट्स में, माने यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। यही मेन डिफरेंस है। यानी बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होगा वो कैसा होगा? 70S टाइप का होगा। कैसा होगा? 70S टाइप। हाँ बोलो, पूछो, कुछ पूछना है? पूछो बेटा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। 70S टाइप का राइबोसोम किसमें पाया जाएगा? बैक्टीरिया में। और 80S टाइप का किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल, राइट? समझ आ गया? यानी तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया ये राइबोसोम का। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया ये, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। इस तरीके से ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं किसके? मोनेरा के। ठीक, ये समझ में आ गया बेटा? ये 3-4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं मोनेरा के। और मोनेरा का एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बोलो। मिक्सोफाइसी का मेंबर है, मालूम है ना? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। वायरवाइड्स, सॉरी, यस, ठीक है। ये सब जितने हैं सब कौन है?
ये सब मोनेरा में रखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सिलेबस में मोनेरा में कितने टॉपिक्स हैं? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, हिट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। यानी बैक्टीरिया का डिटेल और बैक्टीरिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी दिया है कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया कौन होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया कौन होते हैं, तो इन सब का स्पेशल नाम है। तो इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। सुनो, अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये, ठीक है। देखिए इतना ही समझ में आ जाए, नोट कर लिया। अब देखो बैक्टीरिया का डिटेल, बैक्टीरिया का डिटेल देखिए। बैक्टीरिया कई शेप के होते हैं, यानी शेप जो है उसका आकार कई प्रकार का होता है, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको बल्कि इस टॉपिक से पढ़ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आप चाहिए तो इस टॉपिक से इसको जोड़ सकते हैं, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। इसी को बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और चाहे ये कह लीजिए कि टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं, बोलो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट, यानी बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहला देख लीजिए बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप का होता है। पहला केस है शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज के बेस पर बैक्टीरिया को देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, ठीक। तो बेटा जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं बैसिलस का नाम है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट। बैसिलस यानी जो बैसिलस बैक्टीरिया होता है उसको रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक, ओके, ठीक है। जो बैक्टीरिया सर्कुलर होता है या स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप का माने गोलाकार ऐसे, उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? कोकस, COCCUS, कोकस फार्मा बैक्टीरिया। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, COCCUS, कोकस फार्मा बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का कोकस फार्मा स्फेरिकल बैक्टीरिया होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। अब अगर एक शेप है इसका तो इसको मोनोकोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोकोकस। बोलो, दो है इस तरह से तो इसको कहेंगे डिप्लोकोकस। क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस। तीन है बेटा तो डिप्लोकोकस, ठीक है ना। इस तरीके से कोकस फार्म बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है ना। कई बैक्टीरिया एक साथ भी हो सकते हैं, चेन में भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे बैसिलस फार्म है तो बैसिलस हो गया, कोकस हो गया, और बताइए स्पाइरल बैक्टीरिया जो है उस बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरिया कहते हैं? स्पाइरल
बैसिलस, कोकस है बेटा, और स्पाइरला, स्पाइरला जो स्पाइरला है ना, स्पाइरला बेटा, स्पाइरला, और कामा सेक्ट बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट, कामा सेक्ट बैक्टीरिया, कामा सेक्ट बैक्टीरिया, कामा सेक्ट बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया है, बोलो, वाइब्रियो, 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 वाइब्रियो कामा बैक्टीरिया कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है लाइयो, कॉलरा काज करने वाला जो बैक्टीरिया है, कॉलरा काज, ये क्वेश्चन आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलरा, कॉलरा काजिंग बैक्टीरिया, जो कॉलरा काजिंग बैक्टीरिया है, यानी जो कॉलरा काज करता है, इस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, बोलो, वाइब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया कामा सेक्ट बैक्टीरिया होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया है कि जो कॉलरा काज करने वाला बैक्टीरिया होता है वो किस सेक्ट का होता है, तो क्या आंसर आएगा भाई, हाँ, कामा सेक्ट बैक्टीरिया, उसका सेक्ट कैसा होता है, कामा जैसे, देखो ऐसे, ये कामा सेक्ट होता है, समझ में आ गया। यानी हमने आपको कौन कौन से बैक्टीरिया को बताया, रॉड सेप बैक्टीरिया बताया, बोलो, और स्फेरिकल बैक्टीरिया बताया, स्फेरिकल बैक्टीरिया को कौन सा क्या नाम कहते हैं, कोकस, बोलो, और रॉड सेप जो बैक्टीरिया होता है उसको बैसिलस, बोलो, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, बैसिलस बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस, एस, दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, बोलो, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गया बेटा ना, तो ये हो गया बैक्टीरिया, ठीक। अब देखो, कभी कभी बैक्टीरिया पर, अब देख लीजिए, कभी कभी बैक्टीरिया पर फ्लैजिला पाया जाता है और कभी कभी नहीं पाया जाता, ये देखिए इंपॉर्टेंट, और एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, कभी कभी बैक्टीरिया पर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो उसको एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, ये भी पूछा है, एट्राइकस, ये माने नमक, ट्राइकस माने फ्लैजिला, ठीक है, तो नहीं फ्लैजिला यानी नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, और ट्राइकस जब फ्लैजिला पाया गया तो उसको कहते हैं ट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखो, अगर एक फ्लैजिला पाया गया ऐसे, तो इसको कह देंगे मोनोट्राइकस, क्या कह देंगे, मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोनोट्राइकस, ठीक है बेटा। अब अगर एक एंड पर पाया गया तो मोनोट्राइकस हो गया, क्योंकि सिंगल जो है फ्लैजिला पाया गया, दोनों एंड पर बैक्टीरिया के दो एंड है ना, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, हेड टेल तो नहीं कर सकते लेकिन दोनों एंड कर सकते हैं। एक एंड की तरफ अगर इधर है फ्लैजिला तो हम उसको क्या कहेंगे, एम्फीट्राइकस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में बहुत आता है, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक, एम्फीट्राइकस। और अगर गुच्छे पाए गए, गुच्छा पाया गया अगर ऐसे फ्लैजिला का, तो उसको लोकोट्राइकस बैक्टीरिया, लोकोट्राइकस बैक्टीरिया, समझ में आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछता है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोकोट्राइकस, ठीक है। और अगर बैक्टीरिया की बॉडी पर, पूरे बॉडी पर फ्लैजिला पाया जाए तो उसको हम कहते हैं पेरिट्राइकस, क्या कहते हैं, बहुत पूछता है, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, इसको नोट कर लीजिए, पेरिट्राइकस बैक्टीरिया मीन्स ऑल ओवर द बॉडी, फ्लैजिला आकर ऑल ओवर द बॉडी ऑन द बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पर जब फ्लैजिला पाया जाए तो ऐसे बैक्टीरिया को पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक। जब फ्लैजिला गुच्छे के रूप में पाए जाए एक एंड पर या दोनों एंड पर तो हम उसको लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। जब दोनों एंड पर सिंगल दोनों एंड पर एम्फीट्राइकस, एम्फी माने बोथ, दोनों एंड पर जब पाए गए तो एम्फीट्राइकस हो गया। मोनोट्राइकस केवल सिंगल एक पर भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा। अब देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिसमें क्लोरोफिल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड बाय सनलाइट, बाय यूजिंग द सनलाइट, सनलाइट का यूज करके वो फूड बना लेते हैं। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ऐसे केमिकल्स उसमें पाए जाते हैं, दे कैन ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड दे गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम देयर, राइट। वहाँ से एनर्जी को गेन करते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना। आयरन ऑक्सीडाइजिंग, मेथिलीन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, कैथाइलोमोनास उसका एग्जाम्पल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है ना बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया है जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हो गए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करने वाला, ठीक है बेटा। कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक ये हो गए ना, बोलो। जो कर टॉपिक सारे सारे बताए हैं उसी में सारे हैं क्या जो कर टेस्ट होगा, जो टॉपिक्स दिया गया है हाँ, उसी में से सारे बताए वो यही है, यही है। सारे मतलब पूरे चैप्टर। हाँ, यस। आपको पूरा मोनेरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा प्रोटिस्टा, पूरा फंजाई, पूरे इस चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा चैप्टर पूरा डिटेल दिया, ठीक है। पूरी फंजाई पढ़ डालिए, फंजाई पूरी पढ़ डालिए और पूरा बैक्टीरिया पढ़ डालो, एल्गी पढ़ डालो, सब इसी में तो है, इसी चैप्टर में है। प्लांट किंगडम वही तो है, प्लांट किंगडम क्या है, वही तो है बेटा। हाँ जी, वही। क्रिप्टोगैमिक और फेनोलॉजी, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं। एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम जिसको कहते हैं, बोलो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। और एल्गी कैसे होते हैं, एक्वाटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, बोलो। है दिमाग में, इसी का टेस्ट होगा। और फंजाई कैसा होता है, मल्टीसेलुलर है लेकिन डिकम्पोजर है, हिटोट्रॉपिक मोड है उसका, अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करता है। बोलिए, दिमाग में आ रहा है ना। यही पूरा ऑल ओवर रिवीजन है इस चैप्टर का। तो एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, हैं, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस दो प्लांट होते हैं, दोनों के इसके एग्जाम्पल हैं। और एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक। इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ये है इस चैप्टर के पूरे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, दोनों चैप्टर मिला करके ये इतना आएगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा पढ़ लेना, वो भी बैक्टीरिया के साथ है। मोनेरा किंगडम में ये सारे आते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा में यूग्लिना वगैरह आएगा। समझ में आ गया बेटा। तो ये पूरा ओवरऑल आपका रिवीजन है, ठीक है। समझ गए।